मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का क्लास शुरू करूंगा, जो पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं संविधान होता क्या है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी किसी भी देश के लिए संविधान सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान के ऊपर कोई कानून नहीं होता है। जो भी कानून, नियम, उपनियम, विधि, उपविधि, रीति रिवाज या परंपराएं होती हैं, वह संविधान के अंतर्गत आती हैं। सबसे बड़ा संविधान ही होता है और संविधान के तहत ही उस देश की व्यवस्था को चलाई जाती है। उस देश की व्यवस्था यानी जिस देश की बात की जाए, जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान से बड़ा दायरे लिए हुए है, क्योंकि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान के अलावा भी बहुत सारी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ती है, तब उस देश की व्यवस्था संभाली जाती है और उस व्यवस्था को हम राज्य की व्यवस्था बोलेंगे। अगर भारत की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था, और ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था। यहाँ पर देखते हैं संविधान का कार्य क्या है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। मतलब संविधान के द्वारा ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को स्थापित किया जाता है और उनको उनके दायित्व और सारे पावर्स दिए जाते हैं कि अपने सीमा में रहते हुए अपने पावर का उपयोग कैसे करना है और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है, तथा जनता और राज्य के मध्य संबंध क्या होगा, कैसा होगा, यह सब कुछ संविधान द्वारा ही तय कर दिया जाता है। भारत के संविधान की बात अगर करें तो सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत के संविधान का नाम क्या है। भारत के संविधान के नाम में हम देखते हैं अक्सर भारतीय संविधान या भारत का संविधान दोनों नाम यूज होता है। यहाँ पर अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए, संविधान के अनुसार देखा जाए, तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन में भारतीय संविधान और भारत का संविधान हो तो आप भारत का संविधान सही करेंगे, भारतीय संविधान को सही नहीं करेंगे। भारतीय संविधान मतलब प्योर भारतीय। जबकि भारत का संविधान बना तो बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद मेजर रूप से 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए, तब जाकर भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो प्योर रूप से भारतीय न होकर के इसका स्वरूप भारत का संविधान रहा, इसलिए इसको हम भारत का संविधान कहते हैं। यह अनुच्छेद 393 में ही लिख दिया गया है। आप लोग क्लास के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार करते जाएंगे, जो कि आपके लिए हर समय काम देगा। यह नोट्स सिविल एग्ज़ाम से लेकर के ऑल वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं सबके लिए कारगर होगा और एक बेहतरीन नोट्स होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी नोट्स भी आपका तैयार होगा, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट्स करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक का नाम, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। मतलब संविधान का निर्माण और संविधान सभा। संविधान सभा के गठन को समझते हैं। भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था, किस आयोग के प्रस्ताव से हुआ था, इसको समझते हैं। कैबिनेट मिशन आया था भारत में, जिसको मंत्रिमंडल आयोग भी कहते हैं।
यह ब्रिटेन के संसद के द्वारा तय किया गया कि भारत का खुद का अपना एक संविधान होना चाहिए और संसद के कैबिनेट से 3 कैबिनेट मंत्रियों को इस मिशन में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जिनको अध्यक्षता सौंपी गई थी और इनके साथ सहयोगी थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। यह स्टैफोर्ड क्रिप्स वही हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर के भारत में आए थे। तो 3 सदस्य हो गए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों को मिलाकर के कैबिनेट मिशन बना, यानी मंत्रिमंडल आयोग। और यही मंत्रिमंडल आयोग 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। इसी के सिफारिश पर, इसी के प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, यानी 389। 389 ही क्यों होनी थी? 400 भी हो सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय लगभग 40 करोड़ भारत में जनसंख्या थी और एक सदस्य प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर चुने जाने थे। इस तरह से कुल 389 सदस्य होने थे। 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। कहने का मतलब यह है, जो आप ब्रिटिश भारत देख रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन था और जो देसी रियासत है, यहाँ पर राजा महाराजा और शाही लोगों का शासन था। मतलब अंग्रेजों का पूर्ण रूप से भारत पर 100% हिस्से पर कब्जा नहीं था। कुछ जगहों पर देसी महाराजा, राजा और शाही शासन करते थे, उसको देसी रियासत बोलते थे। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य जो निर्वाचित होने थे, उसमें से 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से निर्वाचित होने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में कुर्ग, जो कि वर्तमान में कर्नाटक है, अजमेर मेरवाड़ा, जो कि वर्तमान में राजस्थान है, और दिल्ली, जो कि वर्तमान का दिल्ली, और एक है ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। तो कुल 296 लोग ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर आने थे 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति, और देसी रियासतों से जो 93 लोग आने थे वह वहाँ के राजा महाराजा द्वारा मनोनीत होने थे। और कुछ स्टेट बड़े थे जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा था, तो 10 लाख के रेशियो से वहाँ से सदस्य आने थे, और कुछ जगह पर जनसंख्या कम थी तो कई रियासत मिल करके 10 लाख की जनसंख्या पूर्ण करके एक सदस्य भेजे जाने थे। यानी उस समय लगभग 565 देसी रियासत थे और 565 देसी रियासतों से 93 सदस्य आने थे। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत मतलब 296 निर्वाचित होने थे और 93 मनोनीत होने थे। यानी पूर्ण रूप से ना तो मनोनीत संस्था थी और ना ही पूर्ण रूप से निर्वाचित संस्था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट तय था, मतलब एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर आएगा, और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में बांट दिया गया था। ये समुदाय था मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य का अर्थ है पूरी जो भी कम्युनिटी थी उसमें से मुस्लिम और सिख को निकाल दें तो जो भी बच गया, जैसे बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, हिंदू, ये सब के सब सामान्य में आ गए। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना था, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से
चुनाव होने थे, यानी जिस वर्ग में, जैसे तीनों समुदाय आप देख रहे हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य, तीनों में जिनकी जनसंख्या जितनी थी उसी अनुपात में उनको सदस्य चुन करके संविधान सभा में भेजने थे। संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था, जिसमें से जो ब्रिटिश शासित जगह से 296 सीट तय था, उसमें से कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को 15 सीट मिला था। यानी कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अदर्स 15 सीट। इस तरह से संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन कंप्लीट होता है। संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर व्यक्ति थे और भारत का संविधान बनाने के लिए हमने पहले ही बताया है कि कई देशों से कुछ न कुछ प्रावधान लिए गए। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ सभाध्यक्ष सबसे सीनियर व्यक्ति को ही बनाया जाता है। उसी का नकल करते हुए संविधान सभा में भी सबसे सीनियर व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी रूप से। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को चुना गया। यानी 2 उपाध्यक्ष बने, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया, जबकि सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बी.एन. राव ने ही संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस ड्राफ्ट पर प्रारूप समिति काम की थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा पास कर लिया गया। यानी जो उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को लाया था, उस उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया और आगे चल कर के यही उद्देशिका संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान के लिए उद्देशिका बना या प्रस्तावना बना, जिसको हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियों को यहाँ हम लिखे हैं। पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि एक इम्पोर्टेंट समिति है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इस समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति, राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। यही एच.सी. मुखर्जी आप देखे हैं कि 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा में। एक बात और आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी जो बनी थी नेशनल फ्लैग के लिए, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कई जगह किताबों में, गाइड्स में जे.बी. कृपलानी का नाम दे दिया होता है, जबकि जे.बी. कृपलानी गलत हैं। ये तो मेंबर तक भी नहीं थे और अध्यक्ष के रूप में लिख देता है, ये गलत है। आप याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बार बार राष्ट्रीय झंडा तदर्थ समिति के लिए क्वेश्चन पूछता भी है। आगे देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी।
ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी और पूरे संविधान के निर्माण में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा और सारा का सारा श्रेय प्रारूप समिति को ही जाता है संविधान निर्माण के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्ट कमेटी भी लिख देते हैं। हिंदी में इसको प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति के नाम से भी जानते हैं। यानी किसी भी नाम से अगर आपसे पूछ दे, प्रारूप समिति न लिख करके पांडुलेखन समिति लिख दे, मसौदा समिति लिख दे, ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग कमेटी भी हिंदी वाले साइड में लिख देता है, अगर ऐसा लिख दे तो आप समझ लेंगे कि प्रारूप समिति की ही बात कर रहा है। इसमें सदस्यों की संख्या थी 7। 1+6 1+6 लिखने का मतलब यह है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, कभी कभी पूछ देता है कि अध्यक्ष के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे या अध्यक्ष को लेकर के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो क्वेश्चन को आप क्लियर पढ़ लेंगे तभी आंसर देंगे। कभी कभी उत्तर आते हुए भी जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और गलत आंसर दे करके चले आते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान प्रारूप समिति में सदस्य थे। B.L. मित्र का स्वास्थ्य आगे चल कर के खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो त्याग पत्र दे दिए और इनके जगह पर एन माधवराव प्रारूप समिति में सदस्य बन गए। D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में और इनके जगह पर T.T. कृष्णामाचारी सदस्य बन जाते हैं। यानी सदस्यों की संख्या आप एन माधवराव T.T. कृष्णामाचारी को जोड़ करके 9 नहीं करेंगे, क्योंकि B.L. मित्र और D.P. खेतान का जगह खाली होने के बाद ये दोनों लोग आए हैं, तो सदस्यों की संख्या हमेशा 7 ही रहेगी। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू कर लिए गए। 16 अनुच्छेद ही 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे और बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसको हम संवत के रूप में लिखते हैं तो संवत 2006 विक्रमी लिखते हैं। अगर 26 नवंबर 1949 न लिखा हो, इसके जगह पर विक्रमी अगर आ जाए लिख के 2006, 8, 10, 12 जो भी, तो हम इसको सही करेंगे 2006 विक्रमी। 26 नवंबर को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर का 125वां जन्मदिवस था और इसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और टोटल खर्च लगभग 64 लाख 63.96 लाख लगा था, मतलब लगभग 64 लाख। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यह 12वां अधिवेशन था और इस अंतिम बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और कुल 284 सदस्यों ने, यानी 284 मेंबर्स ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत को अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। चुनाव शब्द यहाँ इसलिए यूज हुआ है, बाकायदे चुनाव की तैयारी हुई थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा और इनको सर्वसम्मति से ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता प्राप्त हुई थी। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लेने के बाद से 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को
संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। बात यह आती है कि 26 नवंबर 1949 को ही जब संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, तो उस दिन क्यों सिर्फ 16 अनुच्छेद ही लागू हुए, पूरा का पूरा संविधान क्यों नहीं लागू हुआ? 2 महीने का डिले करके इंतज़ार क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में, वो दिसंबर का महीना था और उस अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया था कि अगले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से लगातार हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते रहे और भारत को 15 अगस्त 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी। यानी स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिए थे। संविधान जबकि 26 नवंबर 1949 को बन गया, तो 26 जनवरी के दिन का महत्व कैसे बरकरार रहेगा, इसके लिए संविधान को पूर्ण रूप से न लागू करके कुछ अनुच्छेद ही लागू किए गए और बाकी का पूरा संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का डेट तय किया गया। जो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, उसको थोड़ा देख लेते। यह 16 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। 393 जिसमें संविधान का संक्षिप्त नाम लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। और अनुच्छेद 394 जिसमें कहा गया था कि संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को होगा। तो ये 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 कुल 16 अनुच्छेद हो रहे हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। कहीं कहीं किताब में आपको 15 अनुच्छेद मिल जाएंगे जिसमें अनुच्छेद 394 को छोड़ दिया जाता है, तो वह गलत है क्योंकि 394 नंबर का अनुच्छेद भी उसी दिन लागू हो गया था। तो कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लेते हैं। माउंटबेटन योजना आया था जिसके तहत भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया था, यानी एक पाकिस्तान बन गया था और एक हिंदुस्तान यानी भारत। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया जिसके तहत देश का विभाजन हुआ और इसमें से 90 सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और भारत में संविधान सभा में कुल 299 सदस्य ही रह गए। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में बंगाल प्रांत से सदस्य थे। विभाजन के बाद बंगाल प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर वहाँ से सदस्य नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भारत में रहना स्वीकार किए। बाद में बम्बई में जो M.R. जयकर संविधान सभा के सदस्य थे, वह अपना सीट खाली किए और उस सीट से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में सदस्य चुन करके लाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में सदस्य थे, तो आप ऑप्शन में अगर बंगाल और बम्बई दोनों आ जाएगा तो आप बम्बई को ही सही करेंगे क्योंकि अंतिम रूप से बम्बई सीट से ही सदस्य रहे थे। अगर बम्बई ऑप्शन में ना हो, 3 अलग अलग जगह का नाम हो और एक बंगाल का नाम हो, तब बंगाल सही होगा। अगली बात देखेंगे, संविधान सभा में उस समय महत्वपूर्ण हस्तियों में गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, यानी संविधान सभा से दूरी बना के रहे थे महात्मा गांधी जी। मोहम्मद जिन्ना भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे।
डॉक्टर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सलाहकार के रूप में BN राव ने काम किया था। सभा की अध्यक्षता को थोड़ा समझ लेते हैं, जबकि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। लेकिन यहाँ पर सभा की अध्यक्षता दो लोग कर रहे थे। GV मावलंकर भी सभा की अध्यक्षता करते थे, लेकिन अंतर दोनों में यह है कि जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बैठक होती थी, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब देश के लिए कानून बनाने के लिए बैठक होती थी तो उस समय GV मावलंकर सभा की अध्यक्षता करते थे। क्योंकि उस समय भारत में संसद की व्यवस्था नहीं थी और संविधान सभा को ही संसद के रूप में सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी देश के लिए कानून बनाने के लिए। तो जब सभा संसद के रूप में काम करती थी, यानी कानून बनाने के लिए काम करती थी, तो GV मावलंकर अध्यक्षता करते थे, और संविधान बनाने के लिए बैठक होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जब बनकर के तैयार हुआ, तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बटे हुए थे, और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कहीं कहीं लिखा रहता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ। तो ये भाग अलग नहीं है, बल्कि इन भागों में ही अनुच्छेदों को समाहित किया गया है। समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई 22 मंजिला इमारत है और उसके हर फ्लोर पर कुछ न कुछ रूम है, और सब के सब रूम मिलाकर के 395 हैं। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 है, लगभग 470 संख्या आपको ऐसे नंबरिंग में 396, 97, 400, 410, 420 इस तरह से नहीं मिलेगा। अभी भी अनुच्छेदों की संख्या 1 से 395 ही मिलेगा, लेकिन इसमें कैपिटल में A, B, C, D इस तरह से अनुच्छेद नए नए जोड़ करके बनाए गए। जैसे 21A जो शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। 51A जो कि मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था 1976 में। इस तरह से ABCD करके जितने भी अनुच्छेद जोड़े गए उनको मिला करके लगभग 470 के करीब इस समय अनुच्छेदों की संख्या है। और कहीं भी स्मॉल में ABCD लिखा हुआ आता है तो वह अनुच्छेदों की संख्या में गिनती नहीं होगा, और जब कैपिटल में आपको दिख जाए तो आप क्लियर समझ लेंगे कि यह कभी न कभी संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। और वर्तमान में भागों की संख्या हो गई है 25। यह भी 24, 25 इस तरह से नंबरिंग में आपको भाग नहीं मिलेगा, अभी भी 22 भाग तक ही है जिसमें ABCD करके ही जोड़ा गया है। 7वें संशोधन 1956 में 7वें नंबर का भाग डिलीट कर दिया गया, तो भागों की संख्या 21 बच गया था। बाद में भाग 4A, 9A, 9B और 14A करके 4 भाग और जोड़ दिए गए, और प्रेजेंट टाइम में भागों की संख्या 25 है, और इन 25 भागों में ही 470 अनुच्छेद बटे हुए हैं। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हो चुकी हैं, यानी 9, 10, 11 और 12। यह अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है, जो 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और यह पहला संविधान संशोधन संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। दूसरा जो 10वें नंबर का अनुसूची है, यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल विरोधी कानून के रूप में बनाया गया। इस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 73वें और 74वें नंबर का संशोधन करके
11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया। जो 11वां अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आता है, और 12वां अनुसूची नगरीय निकाय के लिए है, जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, टाउन एरिया के लिए है। यह पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 1992 में जोड़ा गया था। 24 अप्रैल 1992 ये कानून 1992 में आया था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और प्रस्तावना की संख्या 1 है। वर्तमान में मैंने प्रस्तावना लिखा 1, जबकि ये संविधान के शुरुआत से ही प्रस्तावना है, लेकिन मैंने मूल संविधान में नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि बेरूबारी मामला आया था 1960 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और अपने ही डिसीजन को पलटते हुए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो मूल ढांचा है उसका ख्याल रखते हुए। प्रस्तावना में पॉजिटिव परिवर्तन हो सकता है, निगेटिव नहीं। इस तरह से अब संविधान में एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियां, 25 भागों में बटे हुए 470 के आसपास अनुच्छेद हैं। आप लोग इसको पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी तैयार कर लेंगे और सिलसिलेवार तरीके से मैं पूरे संविधान को ऐसे ही नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, तो आपका क्लास के साथ साथ नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप वीडियो को ठीक से देख लेंगे और सही से अगर इसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप सॉल्व ना कर सकें। मुझे उम्मीद है संविधान का निर्माण और संविधान सभा आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। धन्यवाद।